मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। पूरे गांव में बबलू के बाइक ट्रैक्टर को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू खेती करने लगता है। पीलू उस खेत में बीज बोने लगती है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से।
हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। केला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना था। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू, मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले
मिलेगा तो क्या हो जाएगा। कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था, मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे ये तो मेरी भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊं। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर के दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ, क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई, कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओह, मैं आचार्य जयसूर्या से मिलने चला हूँ, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओह, क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती,
हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके। अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर अपनी छड़ी पे बिठाकर उस भिखारी को पूरी पहाड़ पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो वो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्या के कुटीर पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूंगा। सबके सवालों को अपनी जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुंचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है। पहले वो कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरी नदी में कैसे जी पाएगा? फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी और इसलिए उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपनी ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरी प्रश्न भिखारी पूछता है जादूगर के बारे में, तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं, जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा। छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है, तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा?
हाँ हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियां थी और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुंचता है भिखारी, तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग की दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपनी सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे।